नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज कुछ स्टेटमेंट्स पर चर्चा करेंगे जो अमेरिका से आए हैं और उन स्टेटमेंट्स की डिकोडिंग करेंगे हमारे साथ मशहूर स्ट्रेटेजिस्ट, हमारे एक्सपर्ट कमांडर चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपके साथ रूबरू होता हूँ और उनके साथ साथ इतलों के साथ रूबरू होता हूँ। चलिए जय हिंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो शुरुआत करते हैं। जी सर। सर, एक स्टेटमेंट की चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। वो स्टेटमेंट आया है यूएसए से। टेम्पा में पाकिस्तानी जनरल फील्ड मार्शल, हमारे यहाँ कहते हैं उनको, फील्ड मार्शल नहीं कहते, तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने धमकी दी है हिंदुस्तान को और कहा है कि अगर हमें लगेगा कि हम डूबने वाले हैं तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं चर्चा करता चलूं कि जिस सभा में वो पाकिस्तानियों को संबोधित कर रहे थे, वहां पर कोई कैमरा अलाउड नहीं था, वहां पर कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। तो डरते डरते ये कहा गया है। तो मैं इस पर आप इसे कैसे डिकोड करते हैं कमांडर साहब? राकेश जी, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। देखिए, जी। इसने इसी दौरान दो तीन चीजें कही हैं। नंबर एक कही थी, वापस वही टू नेशन थ्योरी की व्याख्या करते करते उसने बात की थी। दूसरी उसने बात की थी कि भाई अगर हिंदुस्तान ने कोई डैम बना दिया इंडस नदी के ऊपर तो हम 10 मिसाइलें ठोकेंगे और हमारे पास मिसाइल की कमी नहीं है। और तीसरी उसने बात की थी कि अगर हमको लगेगा कि हम हार रहे हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने से नहीं झिझकेंगे। हमारे न्यूक्लियर वेपन ऐसे हमें नहीं रखे हैं। ये तीन चीजें कही हैं। ये मत भूलिए, ऐसी ही बात उसने कही थी कुछ महीने पहले। उसके कहने के कुछ ही दिन बाद पहलगाम हुआ। अब इसने यही बात की है। उस समय भी वो पाकिस्तानियों के साथ ही बात कर रहा था, लेकिन वो ये पाकिस्तानी थे जो बाहर से आए हुए थे, ठीक है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो थे, उनको एड्रेस कर रहा था जब उसने ये बात कही। अब उसने यही चीज कही है अमेरिका की धरती पे बैठ के। ये दो तीन चीजें दिखाता है साफ। नंबर एक, मुनीर जो है अब उसको लगने लगा है कि मैं राजा बन गया। अभी तक जब बात की थी तो वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, फील्ड मार्शल नहीं बना था तब तक। फिर हुआ सिंदूर। सिंदूर में अपने आप को दिखाने के लिए और अपने देशवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने अपने आप को प्रमोट कर दिया। और पाकिस्तानी अवाम जो है, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बेवकूफ है, लेकिन उनको बेवकूफ तो डेफिनेटली बनाया गया और वो मानने लगे कि हम जीते ही होंगे तभी तो इसको प्रमोशन मिला है, वरना प्रमोशन क्यों मिलता। ठीक है, तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो है ये खाली बातें नहीं कही गई हैं। दूसरी बात, अमेरिका की धरती में आए हैं आप, उस जगह में बैठ के आप बात कर रहे हैं और ऐसे है ना धमकियां दे रहे हैं। और इस बार सिर्फ इंडिया को नहीं धमकी दी है उसने, इस बार आधे विश्व को धमकी दी है। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा तो हिंदुस्तान भी उसके खिलाफ वेपन इस्तेमाल करेगा। अगर हिंदुस्तान करेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे असर नहीं होगा, ये तो ग्लोबल, कम से कम हाफ द ग्लोब में तो इफेक्ट होगा, खास करके एशिया में। तो नेचुरली आप ना बहुत बड़ा दायरा दिखा रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है। और आसिफ मुनीर एक तरह से कोशिश कर रहा है, वही पुरानी धमकी, वही पुराना अंदाज कि आप हमको संभाल लें वरना हम कुछ कर देंगे। और सब कहेंगे नहीं 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 भाई साहब, आप बैठ जाओ, ये लो पकौड़े खा लो, ये लो चाय पी लो, ये लो ये कर लो, हम आपको धना डूबने नहीं देंगे। यही धमका रहा है पाकिस्तान, ताकि फिर यूएस जो है पाकिस्तान का हाथ थामे। और जो जितना पाकिस्तान के जो लोन्स हैं, भिखारीपना है, एफएटीएफ में अभी बात शुरू होने वाली है, कुछ ही दिनों में होगी एफएटीएफ की मीटिंग। और एफएटीएफ की मीटिंग में ये संभवतः मान रहे हैं लोग
कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो डेफिनेटली जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएन ने भी डेजिग्नेट किया है और साफ 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 लफ्जों में कहा है कि टीआरएफ पाकिस्तान का ही प्रॉक्सी है, टीआरएफ लश्कर का ही प्रॉक्सी है। और पाकिस्तान ने अगर कोई मान ले कि पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया है तो वो कुक्कू लैंड में है, मतलब पागल खाने में बैठा है। तो ये तो मान के चलिए, और इसीलिए मुनीर ये कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ कर ले जाऊं। तीसरी बात, आप साफ दिखा रहे हैं कि आप अमेरिका के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए राकेश जी, एक चीज का विशेष एक ना दिमाग में पीछे कीड़ा एक घूम रहा है कुछ दिनों से, और वो कीड़ा ये कहता है कि देखिए साहब, 1970s में हेनरी किसिंजर गए थे पाकिस्तान 36 घंटे के दौरा के लिए। वहां पे मीटिंग करने के बाद सडनली उनको रात को पेट में तकलीफ होती है, सडनली बीमार हो जाते हैं और 24 घंटे के लिए वो पहले चले जाते हैं चीन, और फिर वापस आते हैं चीन से, और इसके बाद यूएस चाइना रिलेशनशिप शुरू होती है। क्या ये मुल्ला मुनीर वही कर रहे हैं जो किसिंजर ने उस समय किया था? मतलब देखिए, 1 महीना पहले मुनीर अमेरिका में थे, प्रेसिडेंट से मिले। प्रेसिडेंट से क्यों मिले? क्या था, क्या है उनकी औकात? भाई हेड ऑफ स्टेट तो है नहीं, फिर भी आप मिले प्रेसिडेंट से, और 5-10 मिनट नहीं, 2 घंटे मिले, लंच किया। क्या हुआ उसमें? कोई रीड आउट नहीं, कोई बयान नहीं। उसके तुरंत बाद कहां जाते हैं? इनका प्लान था श्रीलंका जाना। वहां पे उन्होंने अपने भव्य स्वागत के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, ऐसा होना चाहिए, हमें कैवलकेड में लेके जाइए, ये करिए वो करिए। लेकिन लास्ट मिनट पहुंच गए चीन। जो गाना देख था ना, किशोर कुमार था, जाना था जापान पहुंच गए थी चीन, ये तो जाना था लंका पहुंच गए चीन, पहुंच गए चीन। ये वहां क्या हुआ? शी जिनपिंग से मिले, कुछ ना कुछ गुफ्तगू हुई, उसके बाद वापस आए। उसके बाद यही सेंटकॉम का कमांडर पहुंचा था पाकिस्तान। वहां पे उसको पाकिस्तान का सर्वोच्च निशाने हैदर दिया गया, और उसी टाइम उसने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बात की, उनको संबोधन किया उनका। अब वो रिटायर हो रहे हैं, मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठे हैं, बताने के लिए कि मैं उनके रिटायरमेंट के लिए गया हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों के दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। इससे जब वो पहली बार मिले तो पाकिस्तान में मिले, इससे पहले वो कभी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। ये भी नहीं है कि मुनीर अमेरिका में जाके उसने कोई कोर्स किया हो, ये सिर्फ होम ग्रोन पाकिस्तान में पढ़ा। सारे आर्मी की ट्रेनिंग भी उसने पाकिस्तान में ही की है, बाहर नहीं गया है। तो वो कुरल्ला से कभी नहीं मिला है, फिर भी वो इन्होंने एक बात और कही थी कि मर्सिडीज है, इंडिया चमचमाती हुई मर्सिडीज है और हम एक डंपर हैं, और अगर दोनों में टक्कर होगी तो किसका नुकसान होगा। तो क्या इनको ये नहीं मालूम है कि जिसके पास मर्सिडीज होती है उसके पास 10-20 डंपर भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास डंपर ही होगा उसके पास मर्सिडीज नहीं होगी। उसके बाद और भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद स्कूटर भी नहीं होगा। ये तो क्या जिसके है? पास, ये हम तो मानते हैं कि जो भी स्टेटमेंट इतने बड़ी पर्सनालिटी की तरफ से आता है तो उसके कोई ना कोई मायने होते हैं। आदमी एक एक सेंटेंस बोलता है तो उसके कोई मायने होते हैं, जानबूझकर बोलता है। बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन यहां पे मुझे लगता है हाफिज सईद मुनीर, इनका जरा दिमाग है ना सठिया गया। वो 60 साल के हो गए हैं, सठिया गए हैं बेचारे। उनको समझ में नहीं आता कि मिसाल भी देनी है तो कौन क्या मिसाल दे, ठीक है ना। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि देखिए, आपको सुअर के साथ है ना गंदगी में लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सुअर तो एंजॉय करता है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो गंदगी में रहने का आदी है। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मिसाल देता तो मैं ये देता
अब इन्होंने तो कोई और मिसाल दे दी। अब जो भी आप मान के चलिए, ये दिखाता है कि ये कितने, है ना, रैपिडली एंटी इंडिया है। एंटी ये जुनूनी तौर हेट्रेड पे हिंदुस्तान के खिलाफ है। हेट्रेड और है सिर्फ बहुत हिंदुस्तान का मतलब ये कि हिंदुओं के खिलाफ है, जी। एक्सटेंड करके काफिर के खिलाफ है, एक्सटेंड करके वही काफिर के साथ बैठे हैं, आज बैठे हैं, लेकिन कल उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। एक मेरी चिंता का विषय ये भी है कि हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल द्विवेदी ने अभी हाल ही में एक बात कही कि लड़ाई बहुत निकट है, मतलब एक बार फिर से लड़ाई हो सकती है। जो भी कहा उन्होंने उसका मतलब यही है, और इस बार सिर्फ सेना ही ना लड़े लड़ाई, बल्कि पूरा देश इसके लिए तैयार है। आप इसे कैसे डिकोड करते हैं कमांडर साहब? क्या वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई इतनी बड़ी होगी और भारत इतना बड़ा नुकसान करने वाला है कि उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे जिससे पूरा देश लड़े? देखिए, एक लड़ाई में तो हम हैं। आप देखिए, 50% अगर आपके ऊपर टैरिफ लगे हैं, ये टैरिफ नहीं है, ये तो एक तरह से सैंक्शन है। बिल्कुल। आपके ऊपर सैंक्शन लगे। हालांकि हमने डिकोड किया था पिछली बार, और हमने ये बताया था कि टैरिफ से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जीडीपी में बहुत असर पड़ेगा तो 0.2% का पड़ेगा, बहुत पड़ेगा तो। लेकिन ये एक तरह से हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए हैं। ये चीज का इशारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया था, जब मोदी जी ने कहा था हमारे सामने बहुत विकट समय है, और इस विकट समय में हम लोगों को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हम वही चीज इस्तेमाल करें जिसमें एक हिंदुस्तानी पसीना बहा हो। ये उनके लफ्ज थे ऑलमोस्ट। इशारा तो वो भी यही कर रहे थे। देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं किया है। ये जो कमेंट्स मुनीर के हैं, ये साफ दर्शाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और मेरा अपना मानना है, कई हद तक पहलगाम का जो हुआ था उसमें अमेरिका का हाथ था। बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें अमेरिका का हाथ है। आज भी अमेरिका का हाथ है वहां पे। चीन का तो हाथ है ही, उसमें कोई शक नहीं है। पहलगाम में भी चीन का हाथ है, उसमें शक नहीं है। लेकिन अमेरिका का भी हाथ है। सिंदूर अगर जल्दी से रोका गया था, उसमें भी अमेरिका का हाथ डेफिनेटली था। हमारे ऊपर वो हावी नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान पे तो हावी हो गए थे। क्यों? आप देख लीजिए, रहीम यार खान, नूर खान का बेस, किराना हिल्स, अगर वहां पे आपने ना ठोका है, और देखिए 23/23 इंच के एक वेंटिलेटर शाफ्ट में आपने अपनी एक मिसाइल ब्रह्मोस घुसाई है, तो साफ 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 दर्शाता है अमेरिका को भी कि उसके भी वेपन सिस्टम्स ज्यादा अच्छे नहीं है, हम उनको भेज सकते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो बयान था, उन्होंने सिर्फ 2 सिस्टम्स के नाम लिए, सिर्फ 2, F-16 और S-400। उन्होंने चीनी सिस्टम का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने और कोई सिस्टम का नाम नहीं लिया। आकाश नहीं बोला, आकाश तीर नहीं बोला, बोला F-16। वो ही बता रहे हैं कि भाई अमेरिका, आपके हथियार इतने अच्छे नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक तरह से बता रहा है, अमेरिका को मैसेज है कि आप अपने आप को इतने बड़े फूफा ना समझे, विश्व के फूफा नहीं है आप। एक और बयान है मुनीर का ही, उन्होंने जिसमें कहा है कि वो अगर इन्होंने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम अपने 10 तरह की मिसाइलें हैं हमारे पास, हम उसे ध्वस्त कर देंगे। कहने को ये गीदड़ भभकी मानी जा सकती है कमांडर साहब, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अगर हमने कोई बांध बनाया तो वो वहां से, क्या इसकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है? ये हो भी सकता है, कोई पागल किसी के हाथ में अगर मिसाइल का बटन दे दें आप, और अगर वो कुछ ना देखते हुए मार ही दे, तो क्या किया जा सकता है ऐसे में? देखिए, मैं तो इसको प्लेन सिंपल गीदड़ भभकी नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो आपको इशारा दे रहा है हमको तैयार होना है। बिल्कुल हम बिल्कुल। हमेशा तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम्म, ठीक है, आप ये देखिए, जितने सिंदूर के बाद हमने क्या क्या नहीं, क्या क्या किया है। हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, और मिसाइल्स के लिए हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, और गन्स के लिए एम्यूनिशन हम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं।
हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। फोकस्ड काम कर रहे हैं हम लोग। नए रेडार्स के ऑर्डर्स इशू दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम कर रहे हैं, अपना एयर डिफेंस और ना फोकस और तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने भी तो सिंदूर से सीखा है। हमको भी तो मालूम हुआ है कि कहां कहां पे हमारी अच्छाई, हमारी खूबियां थी और कहां कहां हमारी खामियां थी, कहां कहां पे हमें चोट पहुंची है। हम बोलेंगे नहीं, वो अलग बात है, हम अपनी चोटें थोड़ी बताते हैं, लेकिन हमको मालूम पड़ा है कि हमने क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है, वो हम उसके ऊपर काम पे लगे हैं। और हमेशा की तरह हम पिछले युद्ध के बेसिस के ऊपर आज के युद्ध की तैयारी नहीं करते, क्योंकि पिछला युद्ध जो था वो पिछला था। नया युद्ध जो है वो नए सिरे सिरे से होगा। आप देखिए कितने ड्रोन्स के भी ऑर्डर्स प्लेस किए गए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के भी ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। आपने सर अपनी तरफ से पूरा पूरा का पूरा वो है ना तामझाम तैयार करके रखा हुआ है, और खास करके JNK में, क्योंकि हमें पता है कि फोकस पाकिस्तान का वहीं पे होगा। ताकेश जी, एक बात सर पूछना चाह रहा था कि इन केस अगर हमारे पास कोई बात हो, तो क्या ये बात पर इस तरह से हमला किया जा सकता है? नेचुरली वहां से तो वो कर सकते हैं, लेकिन टू सेव इट क्या किया जा सकता है बेस्ट? देखिए हमारे पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, ठीक है, S-400 ने साबित कर दिया कि वो 300 किलोमीटर दूर भी निशाना मार सकता है और ठोक सकता है। हमारे पास अपने आकाश मिसाइल्स हैं, हमारे पास अपने पेचोरा गन्स हैं, हमारे पास अपने L-70 गन्स हैं जो हमने रडार कंट्रोल कर रखे हैं आकाश तीर के साथ। हमारा जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, इसको एक भी ड्रोन ने भेदा नहीं सिंदूर के दौरान। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चाहे भले ही मिसाइल मारने की कोशिश करे, वो मिसाइल हमारे आसपास भी भटकेगी, नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि उसको मिसाइल मारने के लिए भी उसके काफी सारे मिसाइल तो लिक्विड प्रोपेलेंट है। लिक्विड प्रोपेल मिसाइल को है ना तैयार किया जाता है, उसे लॉन्चर पे ले जाके फिर उसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, उसके बाद आप कुछ करते हैं। इतना आसान नहीं होगा, तो इसमें दूसरी चिंता की बात बात ये नहीं। जी, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अचानक फिर कल देखिए पाकिस्तान ने कह दिया कि चलो सिंधु जल समझौते के लिए फिर से बैठ लेते हैं। तो ये क्या बात हुई? अभी तो कह रहे हैं कि बांध पे बम मार देंगे, उसके बाद कहते हैं चलो बैठ ही लेते हैं, बात ही कर लेते हैं। ये क्या उनके पास एटीट्यूड है? और यही तो एटीट्यूड है इनका। हम वो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, इनके ये तो कभी दुखी कभी अति दुखी होते हैं। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं बम मारेंगे, जब अति दुखी होते हैं तो पैर पड़ते हैं, कटोरा लेके आ जाते हैं। तो ये आप ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। सिंधु जल समझौता जो है अब वो वापस नहीं आ रहा, और हमने बहुत इंटेलिजेंट काम किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने इसको रद्द कर दिया है, हमने ये हम्म, कहा है हमने इन अबेयंस किया है। अब आप जाके साबित करते रहिए कि हमने रद्द किया है, हम्म। हमने तो कभी कहा ही नहीं। क्या अमेरिका की धरती पर से मुनीर का ये बोलना अमेरिका की ही छह पर हो रहा है? तो ऐसे में क्या कहीं ये कह सकते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी की फेल्योर है ये? नहीं, मैं नहीं समझता हमारी डिप्लोमेसी की फेलियर है। ये है बेसिकली अमेरिका की समस्या। अमेरिका, देखिए सिचुएशन ट्रंप की क्या है, ना वो देश के अंदर ना देश के बाहर कहीं भी उसकी इज्जत है। देश के अंदर उसको साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, चाहे वो इमिग्रेशन का मामला हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का मामला हो। आज की तारीख में अगर आप देखिए इतने सारे मीम्स घूम रहे हैं अमेरिका में, टारगेट, कॉस्को, ये सब खाली खाली शेल्फ दिखा रहे हैं। जो ब्रेड, जो अंडे वो $1 $2.5 में ले रहे थे, अब वो $3 $3.5 के हो गए। अब गृहिणी का किचन नहीं चलता। तो अमेरिका के में लोग तो हताश हैं, दुखी हैं, और खास करके ट्रंप से। अमेरिका के बाहर कौन खुश है? आपने जापान को, साउथ कोरिया को, यूरोपियन यूनियन को, वियतनाम को, सबको धमका के कुछ ना कुछ डिक्लेरेशंस किए हैं।
लिखित में कौन सा समझौता है? कोई नहीं। जब तक समझौता लिखित में नहीं होगा, आप अपने अपने पार्लियामेंट में उसको पेश नहीं कर सकते। और आप अगर पार्लियामेंट में पेश नहीं करेंगे तो ना अमेरिकन पार्लियामेंट अप्रूव करेगा ना कोई और, तो कहां से वो लागू हो रहा है? तो मुझे नहीं लगता ये हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है, मुझे लगता है ये अमेरिका का डेस्परेशन है। और इसलिए अमेरिका मुझे लगता है कि वो वापस G2 चाइना प्लस यूएस वाली कहानी पे अगर वापस जा रहा है, इसीलिए उसने मुल्ला मुनीर को एज ए मैसेंजर, कभी मैं बुलाता हूं, कभी आप बुलाते हैं, कभी मैं बुलाता हूं, कभी आप बुलाते हैं, और वो मुल्ला मुनीर मैसेज कैरी कर रहा है ताकि ये लिखित में कहीं कुछ ना हो और कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन बाकी पूरे विश्व को बेच खाएं। मुझे तो इस चीज का सबसे ज्यादा डर है। मुझे नहीं लगता हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुल्ला मुनीर का ये स्टेटमेंट इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में एक न्यू लो है, न्यू लो? उसमें कोई शक नहीं है राकेश जी। देखिए 25 साल की मेहनत 25 घंटे में ट्रंप ने बर्बाद कर दी। अब कुछ भी कर लीजिए, ट्रंप को निकाल दीजिए, नया चेहरा ले आइए, लेकिन इंडिया यूएस रिलेशनशिप वापस उस लेवल पे नहीं जाएगी। उसके लिए अब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो शक आ गया बीच में। पहले भी शक था, उस शक को दूर करने के लिए 25 साल लगे हमें। हमने न्यूक्लियर डील भी साइन की थी, जॉर्ज बुश ने साइन की थी मनमोहन सिंह जी के साथ। कितने साल बाद वो इंप्लीमेंट होना शुरू हुई। कितने सालों में हमने पहले हथियार खरीदने शुरू किए अमेरिका से। अभी भी हम नॉन लीथल हथियार ही खरीद रहे हैं, लीथल हथियार नहीं खरीद रहे हैं। F-35 अगर लेते तो वो पहला मेजर लीथल हथियार हम खरीद रहे होते। F-16 या फिर F-21, जिसके बारे में अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि हमें बेच ले MRFA टेंडर में, जिसको हमने मना कर दिया। ये इतनी मेहनत के बाद इस लेवल पे हम आए हैं। ये रिलेशनशिप तो वापस उस लेवल पे नहीं जाती। तो ये तो आपने एक लो तो ले ही आए हैं। चलिए देखते हैं कि ये न्यू लो बेशक है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों देशों के बीच में रिश्तों को फिर से ठीक करती है, या कौन सा स्टेटमेंट है, किसका दौरा है, किसका किससे मिलना है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों देशों के रिश्तों को ठीक कर पाती है? हालांकि भारत की ओर से तो कोशिश होती रहेगी, मैं जानता हूँ। डिप्लोमेटिकली भारत कभी कोई ऐसा मौका छोड़ेगा नहीं, और ट्रंप का जिस तरह का एटीट्यूड रहा उस तरह का जवाब कभी भारत ने दिया नहीं, डिप्लोमेटिकली हमेशा हर बात कही है। तो उम्मीद करते हैं इन चीजों के आलोक में, इन चीजों की रोशनी में शायद दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से सुधरे। कमांडर साहब, आपने वक्त दिया अपना बेशकीमती हम लोगों को, और ऐसे इश्यूज को समझने के लिए, मुल्ला मुनीर का के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट की जरूरत हमें जरूर रहती है। अदरवाइज उसको समझना या हमारे दर्शकों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।